नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी भारत में आपके स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर सराहना की है। उन्होंने सीएम योगी की नीतियाँ और कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए उन्हें राजनीति के साथ साथ अर्थशास्त्र का भी जानकार बताया। राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि वे पहले यह मानते थे कि योगी आदित्यनाथ केवल राजनीति में ही माहिर है, लेकिन अब यह स्पष्ट हो गया है कि उन्हें अर्थशास्त्र की भी गहरी समझ है। उन्होंने कहा कि राज्य में मुनाफा कैसे कमाया जाए और संशोधनों का बेहतर उपयोग कैसे किया जाए, इसकी कला सीएम योगी को भली भांति आती है। रक्षा मंत्री ने इस बयान को योगी सरकार की आर्थिक नीतियों और प्रशासनिक दक्षता की बड़ी सराहना के तौर पर देखा जा रहा है। मैं योगी जी के बारे में कह सकता हूं, मैं समझता था कि आप राजनीति के ही माहिर हैं, लेकिन मैं तो इस नतीजे पर पहुंच गया कि आप तो अर्थशास्त्र में भी माहिर हैं। कैसे मुनाफा कमाया जा सकता है, इसकी कला आपको अच्छी तरह मालूम है। उत्तर प्रदेश की कारागार व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ और आधुनिक बनाने की दिशा में आज एक अहम समीक्षा बैठक आयोजित की गई। कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान की अध्यक्षता में कारागार एवं सुधार सेवाएं विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जेलों की सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली और एआई आधारित वीडियो वायलेंस सर्विस की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की गई। कारागार मंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सुरक्षा और अनुशासन से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही एक जेल एक उत्पाद योजना के तहत बंदियों को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सुधार वहाँ पुनर्वास पर विशेष जोर दिया गया। दारा सिंह चौहान ने अधिकारियों को चेतावनी दी कि लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में उत्तर प्रदेश की कारागार व्यवस्था को राष्ट्रीय स्तर पर रोल मॉडल बनाने का संकल्प भी दोहराया गया। कन्नौज जनपद के तिरवा कस्बे से बड़ी खबर सामने आई है, जहां शॉर्टकट के कारण एक जनरल स्टोर की दुकान में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि दुकान देखते ही देखते धू धू कर जलने लगी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक दुकान में रखा करीब 20 लाख रुपए का सामान जलकर राख हो चुका था। बताया जा रहा है कि यह दुकान तिरवा कस्बे के हथिया रोड पर स्थित है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है और राहत की बात यह रही कि घटना में किसी की हताहत होने की सूचना नहीं है। तो ताला भीतर लगा, ये केवल इनमें ताला लगाओ तो बाहर क्या बिकदवा है ना, उधर वाले ताला बाहर है। कोई मोटी मंगवाओ, अरे भीतर तो बंद है। हिमाचल प्रदेश से एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। शिमला सोलन से कुपवी जा रही एक निजी बस सिरमौर जिले के हरिपुरधार के पास गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि घटना की जांच कराई जाएगी। शुक्रवार को वे नाहन
अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने घायलों से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। उप मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों में स्थानीय लोगों की तत्परता और सहयोग की भी सराहना की। एक दुखद हादसा आज यहाँ पे पेश आया है और एक प्राइवेट बस जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई, जिसमें कि 14 जानें चली गई हैं और काफी लोग घायल हैं। और हम अभी नाहन हॉस्पिटल भी जाके आए, वहाँ भी 20 लोग घायल जो हैं उनका इलाज चल रहा है और पूरा। और यहाँ भी से सोलन को भी लोगों को भेजा गया है और चंडीगढ़ या शिमला जहाँ भी भेजना पड़ेगा। तो पूरा प्रशासन पूरा गेयर अप है, लेकिन नुकसान हुआ है। जैसे जैसे अब हम इस समय दुर्घटना की साइट पे हैं और आप सब लोग देख रहे हैं कि कोई ऐसा स्थल नहीं है जहाँ पे दुर्घटना हो जाए, लेकिन इसके क्या कारण रहे, कोई मैकेनिकल फेलियर हुआ या ओवरलोडिंग हुई या कोई और कारण बना, तो उसकी तो जांच की जाएगी। और लेकिन इस समय तो इशू ये है कि जो लोग यहाँ पे आज इस हादसे का शिकार हुए हैं उनके साथ हिमाचल प्रदेश सरकार की भी संवेदनाएं हैं, पब्लिक की भी संवेदनाएं हैं। इतनी रात में आप सब लोगों ने बहुत सहयोग किया राहत कार्यों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन का। और अभी 9 बॉडीज यहाँ से उनके परिजनों को दी जा चुकी हैं। एक बॉडी अभी आइडेंटिफाई नहीं हुई है, लेकिन कुल मिला के जो रास्ते में भी नाहन को ले जाते इसमें कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं, तो कुल मिला के 14 लोगों की जान गई है और बहुत ही दुख दिन था आज का दिन। इस बीच हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा कि सरकार सभी घायलों को बेहतर और उचित मेडिकल देखभाल उपलब्ध करा रही है। ANI से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कुछ घायलों की हालत गंभीर थी, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए शिमला रेफर किया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सरकार घायलों के इलाज का पूरा खर्च उठाएगी और उनकी सेहत पर लगातार नज़र रखी जा रही है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हादसे पर गहरा दुख जताया है और प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। क्या डिटेल है? कोई प्राइवेट बस थी जो कुपवी से शिमला जा रही थी? देखिए, आज जो बस सोलन से कुपवी जा रही थी, उसका हरिपुर धार में जो है एक प्राइवेट बस एक्सीडेंट हुआ है। बहुत दुखद है। उसमें अभी तक जो जानकारी हमारे पास पहुंची है, 13 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और तकरीबन 22 लोग जो है हॉस्पिटल नाहन के लिए भेजे गए हैं। अधिकारी मौके पे पहुंचे हैं, डिप्टी कमिश्नर भी, SP भी और पूरे SDM सब लोग। तो अब जो मौके पे थे सब लोगों को राहत जो कर सकते थे वो मिल चुकी है। लेकिन ये बहुत दुखद है। हमारी उन सभी परिवारों के प्रति संवेदना है जिन्होंने अपने जन खोए हैं और जो इंजर्ड है वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हों जिनको कम चोटें आई और वो खुद अपने आप चले गए हों। 2-4 लोग, जो मेरे पास जानकारी है उसके हिसाब से बस में 40 के करीब लोग थे। तो अभी तक जो अपडेट है वो यही है। ड्राइवर का क्या स्टेटस है और क्या रीजंस बता रहे हैं? इनिशियल कुछ आइडेंटिफाई कर पाए हैं? और सरकार की तरफ से जो डिजास्टर मैनुअल के तहत जो रिलीफ होता है उसका क्या स्टेटस है? दे दिया गया है क्या? नहीं, देखिए, इमीडिएटली तो जो एक इमीडिएटली राहत होती है, फौरी राहत है, वो मिलती है। उसके बाद जब सारी चीज़ें आगे बढ़ती है, कौन है आइडेंटिफाई होते हैं, उनका एड्रेस है, किस परिवार से है, किस गांव से हैं, तो वो चीज़ें तो आने वाले समय में होती। पहली प्राथमिकता ये होती है कि जो वहाँ पर इंजर्ड है, जिनको हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत है, जिनको इलाज की ज़रूरत है, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता वो थी।
या डेड बॉडीज़ को निकालना, पोस्टमार्टम के लिए उनको हॉस्पिटल भेजाना, ये सारे काम जो है प्रशासन ने कर दिए हैं। लेकिन रीज़न ऑफ एक्सीडेंट क्या होगा, ये इंक्वायरी इस पे बैठेगी और पूरी जानकारी के बाद ही हम ये बता पाएंगे कि उस एक्सीडेंट का असली कारण क्या रहा। ड्राइवर की इसमें डेथ हुई है, जो मेरे पास जानकारी है। उन 13 लोगों में ड्राइवर भी, जो चालक थे, वो भी शामिल है। अस्पतालों में सरकार की तरफ से ट्रीटमेंट नहीं, पूरी तरह होता है ऐसे केसेस में, सरकार सबका इलाज कराती है। और जो हमारा मैनुअल है, जो आपने बात किया कि डिजास्टर भी है, ऐसे भी हमारा, जो हम ऐसे लोग अपनी जान गंवाते हैं उनको जो राहत देती है, उसका एक सेट प्रोसीजर है, उसके हिसाब से वो आने वाले समय में सबको मिलती है। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने भाषा के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत में राज्यों का गठन भाषा के आधार पर किया गया था और सीमावर्ती क्षेत्रों में भाषा से जुड़ी चिंताओं को दूर करना बेहद जरूरी है। बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत करते हुए जी परमेश्वर ने केरल सरकार द्वारा जारी एक हालिया सर्कुलर का जिक्र किया, जिसमें स्थानीय भाषा मलयालम को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। और उन्होंने कहा है कि कर्नाटक केरल सीमा से सटे कासरगोड जैसे इलाकों में आज भी बड़ी संख्या में लोग कन्नड़ भाषा बोलते हैं। Imposing their language in the Karnataka schools. See, the states have been carved out on the basis of language, fundamentally. And now disputes now and then, goes on between the states always. Now Kerala government has issued a circular, I was told, that the priority should be given to the local language, even in Kannada schools. The problem is in Kasargodu and that area which is bordering Karnataka. There, the circular has an effect because there are more than 200 Kannada schools are there. Even in Kannada schools, if they have to teach Malayalam, in what context they are taking this decision, I am not aware of it. But then again, we as Kannadigas, the people who live in the border area speak Kannada language even now. Their children also have to learn Kannada. I think somewhere there has to be an understanding. The Kannada activists have started demanding that Kasargodu be included back to Karnataka. Now this has been going on for ages. Kasargodu belongs to Karnataka. All these issues are going on ages. I think of late there was no such a issue. We are living peacefully. But then again, these kind of issues now and then props up, and both the chief minister, should resolve this. Thank you. इस दौरान गृह मंत्री जी परमेश्वर ने हेट स्पीच बिल को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि कर्नाटक सरकार ने विधानसभा से पारित 20 से 25 से अधिक विधेयक राज्यपाल को भेजे हैं, जिनमें से अधिकांश पर राज्यपाल ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। हालांकि कुछ विधेयकों पर स्पष्टीकरण मांगा गया है, लेकिन हेट स्पीच बिल को ना तो राज्यपाल ने वापस भेजा है और ना ही इस पर किसी तरह का स्पष्टीकरण मांगा गया है। Sir, now the Bangalore has been ranked the first rank for the safety of women in comparison between 150 cities. How do you see this? See, first of all, I'd like to congratulate all those people who worked for it. Bangalore has always been a focus point in the Indian context. It's growing very fast. Population is increasing, area is increasing. We are also trying as a government, we are trying to make Bangalore as a livable in so many ways, educationally, technologically, employability if you consider, and safety, particularly women's safety. We also ran a program, Nirbhaya program for women's safety. See, all these factors together, these parameters together, they have declared Bangalore as
one of the top cities. They have scored about 53 points compared to Pune, Mumbai, Chennai, Delhi, Bombay. All this compared to those places and other cities also. Bangalore is topped. So we try to keep this as a safe city, a livable city, and also at the same time giving life to so many people. Sir, we've also seen that the hate speech bill hasn't been signed by the governor, which had been accepted in Assembly and Council in Belgavi. See, we actually, government has sent more than 20-25 bills which were passed in the last Assembly and Council sessions. Many of them, Governor, His Excellency, has signed and sent it back, and some of them, like internal reservation, he has asked for some clarification. But hate speech, neither he has written nor he has asked any clarification. That means I presume that he is discussing with his people to see that it is passed. Sir, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने भारत के भविष्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तय की गई गति से एक विकसित राष्ट्र बनेगा, भले ही यहाँ ऑटो पायलट पर भी ही क्यों ना चले। और राष्ट्रीय राजधानी में आयोजित विकसित भारत युवा नेता संवाद कार्यक्रम में बोलते हुए अजीत डोभाल ने युवाओं से अपने निर्णय लेने के कौशल को और मजबूत करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि समय पर और सशक्त निर्णय की किसी भी क्षेत्र में देश का नेतृत्व करने की सबसे बड़ी कुंजी होते हैं। अजीत डोभाल ने कहा कि किसी भी राष्ट्र की असली ताकत उसकी इच्छा शक्ति होती है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि युद्ध हिंसा के लिए नहीं बल्कि विरोधी के मनोबल को तोड़ने के लिए लड़े जाते हैं। डोभाल ने बीते एक दशक में देश को तेजी से प्रगति की दिशा में ले जाने के लिए मजबूत नेतृत्व, कड़ी मेहनत और समर्पण की भी सराहना की। था तो उसको मैं भूल चुका, बहुत समय हो गया। और जो आपका युवा काल है उसके अंदर इतना परिवर्तन आ चुका है कि मुझे कई चीजों का ज्ञान भी नहीं है। लेकिन एक चीज बड़ी कॉमन है, मैं जब युवा भी था और आज भी एक चीज का मैंने देखा, वो हमेशा आपके साथ चलती है। आपको पता हो या ना हो, आप कॉन्शियस हो या ना हो, चीज बहुत छोटी है लेकिन वो आपके जीवन की लोकाई को डिटरमिन करती है, उसकी गति और उसका क्या अंत में वो कहां पहुंचेगी इसका निर्णय करती है। वो होती है आपके निर्णय लेने की क्षमता। आप सभी निर्णय लेते हैं। युवा को अपने रोजमर्रा की जिंदगी में छोटे निर्णय और बड़े निर्णय करने पड़ते हैं, और जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे छोटी सी बात से और बड़े बड़े निर्णय आप लोगों को ही लेने पड़ेंगे। भारत तो विकसित होगा ही। भारत जिस गति और जिस रफ्तार पर प्रधानमंत्री मोदी जी इसको ले आए हैं, ये एक ऑटो मोड में भी चलेगा और विकसित हो जाएगा। लेकिन प्रश्न यह है कि इस विकसित भारत का नेतृत्व कौन करेगा, वो कितने सक्षम होंगे। और नेता की सबसे बड़ी शक्ति जो होती है, सबसे बड़ा हुनर, सबसे बड़ी योग्यता वो होती है कि वो सही निर्णय लेता है, समय पर निर्णय लेता है और अपनी पूरी आस्था और उसके साथ उन निर्णयों पर कार्यान्वित करता है।
तो अगर आपको भारत के विकसित भारत का नेता बनना है, किसी भी क्षेत्र में हो, साइंस में हो, टेक्नोलॉजी में हो, सिक्योरिटी के क्षेत्र में हो, आपको निर्णय लेने पड़ेंगे और यह निर्णय लेने की क्षमता आपको अभी से विकसित करनी पड़ेगी। आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा है, आप भारत के जागृत युवक हैं। निर्णय कैसे लें, बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स बताते हैं, मैं उस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आप जब निर्णय लें तो आज के लिए नहीं, अपने आने वाले उस भविष्य के लिए निर्णय लें। दूरदर्शी भाव से निर्णय लें। आज का निर्णय तो लगता है कि ठंड बहुत है, रजाई में बैठे रहें, लेकिन अगर आपको कंट्री को रिप्रेजेंट करना है तो आपको लगता है नहीं, मुझे 4 बजे दौड़ने के लिए जाना ही चाहिए, मुझे अपनी फिजिकल फिटनेस रखनी चाहिए। अभी 1 जनवरी को कई लोगों ने बहुत सारे निर्णय लिए होंगे। कल से पक्का सोशल मीडिया नहीं देखूंगा, टाइम खराब नहीं करूंगा, जिम में रोज जाऊंगा, खूब दिल लगा के पढ़ाई करूंगा। कुछ करते हैं, कुछ नहीं करते। सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। अपने निर्णयों को दूरअंदेशी से करें। हर निर्णय को लेने के साथ ये सोचें कि इस निर्णय के बाद मेरा अगला निर्णय क्या होगा, अगला कदम क्या होगा। एक कदम उठाने से पहले अगले 2 कदम की सोचें। जीवन के अंदर लखनऊ स्थित केजीएमयू से जुड़ा एक बड़ा मामला सामने आया है। केजीएमयू के चीफ प्रोक्टर RAS कुशवाहा ने चौक कोतवाली में लिखित तहरीर देकर गंभीर आरोप लगाया है। तहरीर में आरोप है कि राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपूर्णा यादव बीजेपी नेत्री की अगुवाई में अपने समर्थकों के साथ केजीएमयू कुलपति के दफ्तर में मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रबंधन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान हरदंग, गड़बड़ी और तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। चीफ प्रोक्टर की ओर से दी गई तहरीर में केजीएमयू के वीसी ऑफिस में तोड़फोड़, सरकारी कामकाज में बाधा डालने और महिला शिक्षकों से अभद्र करने और कुलपति का मोबाइल फ़ोन चोरी होने के आरोप लगाए गए हैं। तहरीर में राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्षता अपर्णा यादव सहित करीब 200 अज्ञात समर्थकों के नाम दर्ज किए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहिए होमबिल टीवी भारत।